Hello, it's a very lovely good evening from here in Delhi, and hope that each one of you are absolutely fine, cheerful, hale, and hearty. That's what we always pray for. You can believe in this regard on us. तो बेटा आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है, और मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आप और हम आज एक दूसरे से मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर कोर्स की वजह से, CMA इंटर कंपनी अकाउंट्स। ऑफ कोर्स ये हिंदी मीडियम में है। हिंदी मीडियम का मतलब है कि इस कोर्स के संबंध में जितनी भी बातचीत आपके और हमारे दरमियान होगी वो अधिकतर हिंदी में होगी। अगर आप में से कुछ लोग प्योरली इंग्लिश वर्जन का हमारा कोर्स ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी साइट पर अवेलेबल है। जो लोग इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं वो उस कोर्स को ले सकते हैं। एनीवे, तो बात चल रही थी और मैंने शुरुआत कुछ यूँ करी थी कि आपका और हमारा जो सफ़र है कंपनी अकाउंट्स का आज प्रारंभ होगा। आज उसकी शुरुआत होगी और अगले 2-3 महीने तक आपका और हमारा साथ जो है वो बदस्तूर जारी रहेगा। इस सफ़र का, इस यात्रा का, इस एसोसिएशन का आज हम आगाज़ करेंगे और मैं सिंसियरली होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये सफ़र जब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँचे तो आपको और हमें एक सुखद अनुभूति का एहसास होना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि आपने जो ये निर्णय लिया इस सफ़र में हमारे साथ को निभाने का, वो आपकी अपेक्षाओं पर बिल्कुल खरा उतरा। और इस संबंध में मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वी शैल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन कमिंग अप टू योर सेटिस्फैक्शन। बहुत अच्छा लगता है कि जब हम आपसे इंटरेक्ट होते हैं। द फीलिंग इज़ एब्सोल्युटली वेगाबाउंड, वंडरफुल एंड इट्स अ सूदिंग वन। बहुत अच्छा लगता है कि सिटिंग डाउन हियर इन दिल्ली यू आर एबल टू रीच आउट टू एवरी स्टूडेंट रिसाइडिंग इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। आई एम रियली थैंकफुल from the bottom of my heart to the technology, to our team, our staff who have taken actually lots of pains in bringing you the best of the video lectures right down to your home. तो इसलिए खुशी का ये मैंने कहा आलम और इसलिए बढ़ जाता है कि इवन दूर दराज में बैठे हुए स्टूडेंट से भी हम यहाँ बैठे बैठे इंटरेक्ट कर पाते हैं। करेक्ट। अब कंपनी अकाउंट्स के इस कोर्स को हम स्टार्ट करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। और जब कोई इंट्रोडक्टरी सेशन होता है तो जनरली उसमें बेटे हम आपसे कुछ नॉर्मल जनरल बातों पे बातचीत करते हैं। मसलन जैसे कि आपके कोर्स का कंटेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी, क्या हमारी मेथडोलॉजी रहेगी। फिर आपके मन में कुछ सवाल होते हैं। 20-22 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और एक अच्छे टीचर की निशानी ये भी होती है कि बच्चों के अंदर उठते हुए प्रश्नों का उसको पूरी तरीके से एहसास हो। मैं जानता हूँ कि ख़ास तौर से जब बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ जाते हैं तो उनके मन में, उनके जहन में कुछ सवाल होते हैं जिनके उत्तर को तलाशने की और तराशने की उनकी उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है। आपके उन तमाम सवालों का जवाब भी इसी सेशन में दिया जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने कहा पहले तो हम आपके कोर्स के कंटेंट की चर्चा करेंगे, फिर क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या मेथडोलॉजी रहेगी, हम उसकी चर्चा करेंगे। क्या मटेरियल हमने पढ़ना है, क्या मटेरियल हमने नहीं पढ़ना है, उसके बारे में भी कुछ चर्चा होगी। और फाइनली फिर मैंने कहा आपके अंदर उठते हुए कुछ सवाल, कुछ हिचक, कुछ झिझक जो होती है, हम उनका भी उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब कहा जाता है कि शुरुआत हमेशा वहाँ से होनी चाहिए जहाँ से शुरुआत होती है। तो आइए इस सफ़र की फिर हम अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि कंपनी अकाउंट्स, याद रखें कि जो आपका सब्जेक्ट है वो है कंपनी अकाउंट एंड ऑडिट, लेकिन ये जो कोर्स है सिर्फ कंपनी अकाउंट्स का है। इज़ इट क्लियर टू यू? ये हम शुरुआत में बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं। तो कंपनी अकाउंट्स इजी टॉपिक है, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल चैप्टर्स नहीं हैं। लेकिन एक बात मैं हमेशा बच्चों को शुरुआत में कहता हूँ और 20-22 साल के एक्सपीरियंस में इस ट्रेड में जो मुझे हो चुका है, तो मैंने अक्सर देखा है कि ख़ास तौर से CMA के स्टूडेंट कई बारी बहुत लाइटली ले लेते हैं
या उनके दिमाग में ये बात बिठा दी जाती है कि कोर्स बहुत लाइटली है, बहुत लाइट है। याद ये रखें कि आप प्रोफेशनल लेवल का कोर्स कर रहे हैं, और प्रोफेशनल लेवल का जब आप कोर्स करते हैं तो इंग्लिश में कहावत है, यू शुड नॉट लीव नथिंग टू चांस। कोई भी चीज़ को आप लाइटली ना लें, हर चैप्टर को इक्वल फोकस से, इक्वल अटेंशन से पढ़े, समानांतर तरीके से पढ़े। आपके दिमाग में ये चीज़ें कभी नहीं आनी चाहिए कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये अनइम्पॉर्टेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये फॉर्मिडेबल है और ये वीक चैप्टर है। नो, हर चैप्टर को अंतिम सीमा तक पढ़ना होगा, हर चैप्टर को गहराई से पढ़ना होगा, डेप्थ से पढ़ना होगा। आपको सिर्फ ये सोच करके नहीं पढ़ना है कि हमने इस लेवल को क्रॉस करना है। आपको ये सोच करके भी पढ़ना है कि जब आप इस प्रोफेशनल लेवल के कोर्स की अंतिम सीमा तक पहुंच जाओगे और जब उस फ्रंटियर को भी आप क्रॉस कर लोगे और कल जब आप इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे तो यू शुड बी इन ए पोजीशन टू डिलीवर एंड हैंडल एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन विच मे बी टॉस्ड। तो बस मैं इतना ही कहूँगा। और लास्ट में एक मेरे को 2 मिनट की अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक बात हमेशा ये भी कहता हूँ जनरली अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में, हमेशा कोई भी जब आप काम करते हैं और ख़ास तौर से जिसमें कि मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो उसमें कई बार ऐसा वक्त आता है, ऐसा फेज़ आता है जब कई बारी बड़ी इरिटेशन भी होती है, कई बारी हम डिस्करेज भी हो जाते हैं, हमारा मोराल डाउन भी हो जाता है। तो हमेशा एक बात को याद रखें कि ये कोर्स आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बहुत लोगों की आप पर अपेक्षाएं टिकी हैं, आपके मम्मी की, आपके डैडी की, आपके भाई की, आपकी बहन की, आपके वेल विशर्स की, आपके क्लोज सर्कल्स की। तो ये मान के ना चलें कि ये सिर्फ हासिल करना आपका काम है या आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। आपने इन सब की अपेक्षाओं का ख्याल करना है। आज के इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में किसी भी मम्मी डैडी के लिए इतना पैसा खर्च करना एजुकेशन पे इतना आसान काम नहीं है। इस बात को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। तो मेरी सिर्फ आपसे यही गुजारिश है, इल्तिजा है कि इन चीज़ों का आप ज़रूर ख्याल करें, ईमानदारी से काम करें। जो भी व्यक्ति अपने आप से ईमानदार होते हुए किसी कार्य को करेगा, आप मुझसे लिखवा लें कि सफलता उसको ज़रूर हासिल होगी। ओनली थिंग इज़ दैट यू शुड बी लिटिल बिट ऑफ ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, दैट्स ऑल। लेकिन याद रखें कि अपने आप से ऑनेस्ट होना इतना आसान नहीं होता। तो मेरी इस बात को हमेशा याद रखना है कि आप ईमानदारी से अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि आपने प्रोफेशनल लेवल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं कहाँ तक उनको जस्टिफाई करा है। अगर आप ईमानदारी से कोर्स को करेंगे तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि कल सफलता आपके पास ना हो। आइए, अब ज़्यादा प्रीफेस में मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं अब डायरेक्टली पॉइंट पर आता हूं। सबसे पहले तो हम कंपनी अकाउंट्स के टॉपिक्स को देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें आप क्या क्या चीज़ें करेंगे। आइए, मैं उसी पैटर्न में लिखने की कोशिश करूंगा जिस पैटर्न में हमने कोर्स को कवर भी करना है, ठीक है। आइए जी, कंपनी अकाउंट्स में जो टॉपिक्स हम आपके कवर करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक ऑफ शेयर्स, बाय बैक ऑफ शेयर्स, इस टॉपिक को हम सबसे पहले लेंगे। मैं चाहूँगा कि आप साथ साथ इसको लिख भी लें, बाय बैक ऑफ शेयर्स। जब कोई कंपनी अपने ही शेयर्स को मार्केट से खरीद लेती है तो तब क्या अकाउंटिंग पैटर्न होगा, बाय बैक कोई कंपनी क्यों करती है, बाय बैक करने से कंपनी को क्या फ़ायदा है, क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, क्या बाय बैक करने के पीछे कोई मजबूरी थी। इन सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे जब हम बाय बैक ऑफ शेयर्स के टॉपिक को लेंगे। बाय बैक ऑफ शेयर्स को करने के बाद हम करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि आप देखेंगे कि इन दोनों का अकाउंटिंग पैटर्न बिल्कुल सेम है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो जब कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस करती है तो तब क्या अकाउंटिंग होगी, किन किन चीज़ों का हमें ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि हम ब्लाइंडली एकदम से पैसा वापस नहीं करेंगे। हमें लॉ के कुछ प्रोविजंस का, कुछ धाराओं का ख्याल करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें इसके अकाउंटिंग पैटर्न के तहत हम देखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को करने के बाद फिर हम जो टॉपिक लेंगे, आपके इस पर्टिकुलर लेवल पे
तो ध्यान ये रखना है। फिर हमने लेना है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जिस पैटर्न में हम आपके कोर्स की कवरेज करेंगे उसी पैटर्न में हम इसको लिखें। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, इज इट क्लियर टू यू? लिख लिया सब लोगों ने? साथ साथ लिखते भी चले जाना है, करेक्ट। उसके बाद फिर हम लेंगे आपका टॉपिक बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंट और फॉर्मेडेबल टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है बैंकिंग कंपनी। मैंने बैंकिंग कंपनीज लिखा, इसका मतलब है अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनीज। तो बैंकिंग कंपनीज जिन पे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लागू होता है, तो उन एक्ट के तहत जो प्रोविजंस हैं एक बैंक को अपने फाइनल अकाउंट्स उसके हिसाब से बनाने पड़ते हैं। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रोविजंस क्या हैं? एक बैंक को किस तरीके से अपने अकाउंटिंग करनी पड़ती है, कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करनी पड़ती हैं, अकाउंट्स में क्या क्या रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस होती हैं बैंक की, उसके बारे में चर्चा इस पर्टिकुलर चैप्टर में करी जाएगी। बैंकिंग कंपनीज को करने के बाद फिर हम करेंगे इंश्योरेंस कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। तो एक इंश्योरेंस कंपनी जब अपनी अकाउंटिंग करेगी, जो कि IRDA, IRDA, जिसको हम इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, जितने भी इंश्योरेंस कंपनी हैं दे आर गवर्न्ड बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी गाइडलाइंस। तो इन गाइडलाइंस के तहत एक इंश्योरेंस कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स की रचना संरचना किस तरीके से करेगी, ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का थीम रहेगा। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। अब आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज वैसे तो अधिकतर 99.99% पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज की श्रेणी में आती है। पहले तो ये बिल्कुल कंप्लीटली गवर्नमेंट का डोमेन था, यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट ही थी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की हकदार थी। लेकिन पिछले कुछ टाइम से प्राइवेट प्लेयर्स को भी इस डोमेन में आने की इजाज़त दे दी गई है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज अपनी अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की क्या क्या धाराएं हैं जिनका उनको ख्याल करना पड़ेगा, कितना वो कंज्यूमर से चार्ज कर सकती हैं, कितना वो कंज्यूमर से चार्ज नहीं कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के क्या दायित्व हैं, इन चीज़ों का ख्याल हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के टॉपिक को देखने के बाद फिर हम लेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ये टॉपिक इससे पहले भी आपने कई बार करा हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। अच्छी बात ये है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इस लेवल पे उतना इजी नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इस लेवल पे हमें ज़्यादा गहराई से इसको पढ़ना होगा। सब लोगों को मालूम है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट लेवल 1 एंटरप्राइजेस के लिए बनाना जरूरी होता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये बात ना भी मालूम हो, तो केवल और केवल जो लेवल 1 एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है, नंबर 1। नंबर 2, जाहिर है कि लेवल 1 एंटरप्राइजेस क्या होती हैं आप ये जानने के लिए बेताब हैं, लेकिन मैंने कहा इन क्वेश्चन का जवाब आपको तब मिलेगा जब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर पे आएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट सब लोगों को मालूम है कैसे बनाई जाती है। अब इस लेवल पे हमने और ज़्यादा गहराई से देखना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते समय एंटरप्राइजेस को किन किन ट्रांजैक्शन का, किन किन बातों का ख्याल करना होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? एक कंपनी जब अपने कैश के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस में जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू दिखाती तो है, लेकिन उसको दिखाने के पीछे लक्ष्य क्या है, और जो लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं उससे किस तरीके से उनको
कुछ इंफॉर्मेशंस हासिल होती हैं। इन बातों का जवाब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखने की कोशिश करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखने के बाद फिर हमने जो टॉपिक लेना है वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Preparation of financial statements. Financial statement, of course, as per Schedule 3. As per Schedule 3. तो शेड्यूल 3 यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 जो कि एप्लीकेबल है कंपनीज पर, कॉरपोरेट बॉडीज पर, नॉन कॉरपोरेट बॉडीज पर नहीं, सिर्फ कंपनीज पर। तो अब जितनी भी कंपनीज हैं या कॉरपोरेट बॉडीज की जो एंटिटीज़ हैं जिनको कि हम कंपनी बोलते हैं, तो वो जब अपने फाइनल अकाउंट्स को बनाएंगी तो अब उनको अपने फाइनल अकाउंट्स को बनाना होगा कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के मुताबिक, जिसमें कि कुछ फॉर्मेट्स गिवन हैं। तो अब हम ट्रेडिशनल तरीके से फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाएंगे जैसे कि आप लोग बनाते थे टी शेप में, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट या पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप देखेंगे कि अब एक एंटिटी बनाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके अलावा फिर हम देखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी नए फॉर्मेट्स के तहत। नए फॉर्मेट्स को हम डीपली पढ़ेंगे क्योंकि ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखना है। कल जब आप एक ट्रू प्रोफेशनल बनेंगे तो आपको कुछ पता मालूम होना चाहिए कि नए फॉर्मेट्स में दी हुई बातों को आप प्रैक्टिकली किस तरीके से अप्लाई करेंगे। करेक्ट? तो आपके जो मेजर चैप्टर्स हैं वो तो मैंने लिखी थी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके अलावा फिर हम आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट कवर करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बहुत से बच्चे अनफॉर्चुनेटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पार्ट को जितनी गहराई से पढ़ना चाहिए उतनी गहराई से पढ़ते नहीं हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लोग ग्रुप 2 में आ गए हैं और बहुत से बच्चे इस लेवल तक आते आते मैच्योर हो जाते हैं, और जो गलतियां उन्होंने ग्रुप 1 में करी होती हैं तो उनका एहसास भी उनको हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से कई लोगों को इस बात का एहसास रहा होगा कि ग्रुप 1 में आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अच्छी तरीके से क्यों नहीं पढ़ा, क्यों आपने उनको इग्नोर कर दिया। इज़न्ट इट? याद रखें कि जब आप एक ट्रू प्रोफेशनल बन जाएंगे तो मार्केट में आपकी वैल्यू एक दूसरे प्रोफेशनल की अपेक्षा ज़्यादा कब होती है? जब आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज बहुत मुस्तकम, स्ट्रॉन्ग और हाई लेवल की होती है। जितना ज़्यादा नॉलेज आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की होगी उतना आप जो है दूसरे से अलग, मैंने कहा, प्रोफेशनल माने जाएंगे। इंग्लिश में कहावत है जिसको हम कहते हैं मैन आर डिफरेंट फ्रॉम बॉयज़। Men are different from boys का मतलब है extraordinary guys are entirely different from the ordinary ones. So if you want to be men rather than a boy, then you need to have a very deep, insightful, high qualitative knowledge and expertise in accounting standards. इसको आप बिल्कुल भी कतई कभी भी इग्नोर ना करें। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की चर्चा भी हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के टॉपिक पे लेंगे तो बड़ी गहराई से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। कई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके लेवल पर है, जैसे 11 है, 12 भी आपके लेवल पर है, 15 है, 16 है, फिर उसके बाद 17 है, 18 है और 19 है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके कोर्स का पार्ट है। तो कुछ स्टैंडर्ड आपने ग्रुप 1 में भी पढ़े थे, इजंट इट और नॉट? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आइए फिर कुछ आपके छोटे से टॉपिक से, आई के बाद जे, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में आप क्या क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अब अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में तो मैं यही पढ़ूंगा कि जब मेरी कंपनी कोई शेयर्स मार्केट में इश्यू करती है तो उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होगी। करेक्ट? ऑफ कोर्स इसके अंदर आप 4 फीचर भी पढ़ेंगे, इसके अंदर आप रेशियो ऑफ शेयर्स भी पढ़ेंगे, हालांकि ये इससे पहले के लेवल पे आपने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। बोनस इश्यू,
राइट्स इशू। जब कोई कंपनी बोनस इशू करती है, पहले तो बोनस इशू का मतलब क्या है? हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को मालूम भी हो और कुछ लोगों को ना भी मालूम हो। बोनस इशू का मतलब है जब कोई कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर दे। मैं एक कंपनी हूँ और मैंने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अपनी कंपनी के शेयर्स फ्री में दे दिए, तो इसको बोनस शेयर्स हम कहते हैं। तो जाहिर है कि आपके और मेरे दिमाग में ये सवाल उठेगा कि इस कंपनी ने ऐसा क्यों करा? बोनस इशू के पीछे कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या था? कंपनी ने क्यों अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर्स दिए? बोनस इशू के पीछे कंपनी की कहीं कोई मजबूरी तो नहीं थी? तो जाहिर है कि इस तरह के सवालात हमारे जहन में उभरेंगे। तो इन सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे जब हम इस टॉपिक को करेंगे। इनफैक्ट बोनस इशू एंड राइट्स इशू टेक्निकली एक ही चैप्टर है। वैसे राइट्स इशू का कोई नया मीनिंग नहीं है। जब कोई कंपनी फ्रेश इश्यूज करती है तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उन शेयर्स को खरीदने का मौका पहले देती है। जब भी कोई कंपनी मार्केट में फ्रेश इशू करती है तो पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछती है कि क्या आप इन शेयर्स को खरीदना चाहेंगे। उसको हम राइट्स इशू कहते हैं। तो ये एक छोटा सा ही टॉपिक है, बल्कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। टेक्निकली ये दोनों इनफैक्ट ये तीनों टेक्निकली एक ही चैप्टर हैं, पर हमने इनको अलग अलग चैप्टर की फॉर्मेशंस में रखा है। तो बोनस इशू, राइट्स इशू, और मैंने कहा कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स और री इशू ऑफ शेयर्स हम इसी के साथ पढ़ेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो जहाँ तक सवाल है आपके कोर्स के कंटेंट्स का, तो ये आपका कोर्स कंटेंट है। टेक्निकली अब 50 मार्क्स का आपका कंपनी अकाउंट्स का पेपर है। तो अगर आप इनको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करते हैं तो एक अच्छे परफॉर्मेंस का मैं आपको दावा पेश कर सकता हूँ। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब भी हम पहले इंट्रोडक्टरी सेशन को लेते हैं तो कुछ नॉर्मल बातचीत भी हमारी और आपके दरमियान होती है कोर्स कंटेंट के अलावा। दूसरी बातचीत ये है, बिकॉज आप लोग हमसे ऑनलाइन के थ्रू जुड़ रहे हैं, करेक्ट, या डीवीडी के माध्यम से आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखोगे, तो आपके दिमाग में ऑफ कोर्स कुछ सवाल उभरते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज को लेकर के बहुत से बच्चों के दिमाग में कुछ सवाल उभरते हैं। सबसे पहले तो ऑनलाइन कोर्सेज को लेकर के बच्चों के दिमाग में जो पहला प्रश्न उभरता है कि क्या ये कोर्स लेटेस्ट है, अपडेटेड है, रिवाइज्ड है और लेटेस्ट कोर्स कंटेंट को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहला सवाल तो आपके जहन में ये आता है। तो मैं यहां पर एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं, और वो ये कि मैं इस कोर्स की रिकॉर्डिंग 3 जनवरी 3 जनवरी 2018 को कर रहा हूं। 3 जनवरी 2018 को आप डेट को अच्छी तरीके से नोट कर लें। इस डेट को 2 बार स्ट्रेस करने के पीछे मेरा रीज़न क्या है? मैं सिर्फ आपके दिमाग में पहले तो ये बात लाना चाहता हूँ कि ये एक एब्सोल्युटली लेटेस्ट, रिवाइज्ड, अपडेटेड, रिफ्रेश्ड स्टडी मटेरियल है। और कहते हैं कि कुछ बातों का पता इंसान की कहने के तरीके से और सलीके से भी लगाया जा सकता है। अभी आप पर निर्भर करता है कि आपको मेरी बातों पे कितना वजन नजर आता है। अन्यथा हमारी तरफ से आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं जो कि मैं निश्चित रूप से कहूँगा, हालांकि ये कहना अब पता नहीं उचित है या नहीं, लेकिन कई बार किसी बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए कहना लाजमी हो जाता है। मैं बड़े प्राउडली और यहाँ तक कि थोड़ा बहुत एरोगेंट होकर के भी ये बात पता नहीं कहने का हकदार हूँ या नहीं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आज मैं ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सेलिंग फैकल्टी माना जाता हूँ तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है कि बच्चों से आपका समन्वय और बच्चों का आप पर ट्रस्ट लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है, कम से कम ये इस बात का कुछ एविडेंस देता है। तो आप इस बात पे, मेरी बात पे कम से कम इतना एतबार कर सकते हैं कि किसी भी मायने में ये कोर्स कहीं से भी आपको
एक पल के लिए भी ये सोचने पर मजबूर नहीं करेगा कि आपने इस कोर्स को लेकर के किसी भी तरीके की कोई गलती करी है। ये बिल्कुल लेटेस्ट कंफर्म्ड पैरामीटर्स को पूरा करता हुआ कोर्स है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम हर 6 महीने में अपने कोर्स को कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर रिवाइज करें, भले ही उसमें कोई चेंज आया हो या ना आया हो। हम न्यू रिकॉर्डिंग, लेटेस्ट हाई इक्विपमेंट गैजेटरी पर रिकॉर्ड करने के बाद ही रिलीज करते हैं। तो आपके इस प्रश्न का सवाल का उत्तर मेरे ख्याल से आपको मिल गया होगा और मुझे उम्मीद होगी कि ये सवाल अब आपको तंग नहीं करेगा। दूसरा, बच्चों के दिमाग में एक सवाल आना वाजिब है, नेचुरल है कि फेस टू फेस में तो टीचर से हम डायरेक्टली कोई क्वेरी होती है क्लियर कर लेते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज में हम अपनी क्वेरी को कैसे क्लियर करेंगे। बिल्कुल ठीक सवाल है और ये आपका प्रेरोगेटिव है, आपका ये राइट है, आपका ये इख्तियार है इस सवाल को करने का। तो आपने मुझसे ये सवाल करा कि सर, अगर हमारी कोई क्वेरी होंगी, कोई हमारे डाउट्स होंगे तो उसको हम कैसे क्लियर करेंगे। आपके इस क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ मुझे कुछ बातें करना ज़रूरी है। पिछले 20-22 साल से मैं इस लाइन ऑफ इंडस्ट्री में हूँ। इसके हर उतरते और चढ़ते हुए रंग को मैंने देखा है और उसका मैं हिस्सा हूँ और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा, कह सकते हो कि कुछ मायनों तक लकी समझता हूँ। और मैं आप लोगों का बहुत एहसानमंद हूँ कि आप लोगों के स्नेह से, प्यार से, लॉयल्टी से, पेट्रोनेज से आपने मुझे एक बहुत अच्छे आयाम पर और मुकाम तक पहुँचाया है और मैं अपने अस्तित्व के लिए आप सबको ही मैं आधार मानता हूँ और मैं इस उम्मीद को भी जरूर हमेशा अपने साथ रखता हूँ कि आपका प्यार, स्नेह, पेट्रोनेज मुझे हमेशा मिलता रहेगा। अब ये बात मैंने क्यों कही? आपके इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। एक अच्छे टीचर की एक हमेशा कोशिश ये रहती है कि चाहे वो फेस टू फेस की क्लास ले या ऑनलाइन की क्लास ले, कि बच्चों के मन में कभी भी किसी भी तरीके का कोई डाउट ना आए। मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि बावजूद, जैसे कि मैंने कुछ लम्हा पहले कहा, बीइंग द लार्जेस्ट सेलिंग फैकल्टी एज फार एज ऑनलाइन कोर्सेज फॉर अकाउंट्स इज कंसर्न, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मेरे पास कोई क्वेरी आती है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और दिल्ली में तो मैं बहुत फेस टू फेस क्लासेस भी लेता हूँ और हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि फेस टू फेस में भी कोई क्वेरी ना आए। लेकिन इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि आपकी कोई क्वेरी नहीं आ सकती। हालांकि हमारी कोशिशें जरूर ये रहती है कि हम कहीं से भी किसी भी चैप्टर में लैश मात्र भी आपको एक सोचने का मौका ही ना दें कि आपको कोई डाउट है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने अपने स्टडी मटेरियल को फुल्ली सॉल्व करके रखा है। ये सबसे लार्जेस्ट, वृहत, बिगेस्ट स्टडी मटेरियल है। हर चैप्टर में दूसरों की मात्रा में आप खुद देखेंगे, बल्कि ये खुद कहना हमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैंने कहा कभी कभी कुछ बातों को सब्सटेंशिएट करने के लिए, क्लियर करने के लिए कई बारी कुछ चीज़ें कहनी भी पड़ती हैं। आप देखेंगे कि हमारे हर स्टडी मटेरियल में कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मौजूद है। अगर कोई क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं करा और हमने उसको होमवर्क के लिए दिया है, हम जानते हैं कि बच्चे का ये क्वेश्चन में गलती से भी कहीं अगर डाउट आ गया तो क्या होगा, तो इसके लिए हमने कंप्लीट सॉल्यूशन उसको बना के दिया है। नंबर 1। नंबर 2, मैं मान लेता हूं कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आपका कोई डाउट भी है तो आप निश्चिंत रहें। जब आप कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो इमीडिएटली हमारे एकेडमिक पैनल हेड आपसे हर वीक में टच में रहेंगे। पहले तो नंबर 1। नंबर 2, आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते कुछ चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो इमीडिएटली आप ऑनलाइन पर, उसी पर आपको वहाँ सारी हिदायतें दी होंगी। एक मैसेज आपको टाइप करना होगा कि हमारी ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको टेलीफोनिकली आपको क्लियर करने की पहले तो कोशिश करते हैं, नहीं तो वाया मैसेज या वाया, मैंने कहा, मेल या थ्रू व्हाट्सएप। आजकल तो टेक्नोलॉजी अपने मुकाम पर है, बहुत फैसिलिटी है, तो कनेक्ट होने में वक्त कम लगता है। लेकिन कई बारी हमारी मसरूफियत इतनी होती है यहाँ पर फेस टू फेस क्लासेस में कि फिर भी हम आपसे 24 आवर्स का टाइम, मैंने कहा, सेफ्टी के लिए ले लेते हैं। इसका मतलब है हम 24 आवर्स में आपकी क्वेरी को विद इन 24 आवर्स में क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो पहले तो आप निश्चिंत रहें कि मेरा अपना कहीं ना कहीं ये दावा है कि आपकी क्वेरी आएगी नहीं,
और फिर दूसरा दावा ऑफ कोर्स ये है कि क्वेरी आ भी गई तो उसके समाधान के लिए इनफ हमारे पास मेजर्स हैं। आप इस मामले में भी बिल्कुल निश्चिंत रहें। करेक्ट। हमें इस बात का, और क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि एक अच्छा टीचर आप तभी बन सकते हैं जब आप में कुछ ह्यूमन ट्रेट्स भी हों। आपको ये कहीं ना कहीं एहसास होना जरूरी है कि बच्चे ने आपके कोर्स के लिए पैसे दिए हैं, आपके पूरे प्रयास होने चाहिए कि आप बच्चे को इतना कुछ दें कि बच्चे को ये लगे कि उसने जितना दिया उससे अधिक पाया। अगर ऐसा करने में आप कहीं असफल हैं तो इसका मतलब आप में कुछ कमी है। आप मेरा इशारा समझ गए। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, और मैं शुरू में भी इस बात को कह चुका हूँ कि हमारे पूरे प्रयास रहेंगे कि कोर्स आपकी अपेक्षाओं पर बिल्कुल खरा उतरे। एक लम्हात के लिए भी आप में ये फीलिंग जागृत ना हो कि आपने इस कोर्स को लेकर के कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की कोई गलती कर दी, ये एहसास आप में कभी नहीं आएगा। ऑनलाइन कोर्सेस में मैंने कहा ये दो मेजर हंच होते हैं, आशंकाएं होती हैं, डर होते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है उन डरों को मिटाने की। तीसरी चीज, जहां ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में डर है तो मैं आपको एक चीज यहां जरूर क्लियर कर दूं। आप मेरा यकीन करें, पता नहीं आप करेंगे या नहीं करेंगे, दिल्ली में कुछ टाइम पहले फेस टू फेस क्लासेस में एक बच्चे की क्लास मिस हो गई। वो फेस टू फेस का स्टूडेंट था। तो हमने उसको कहा ठीक है आप हमारी रिकॉर्डेड वर्जन देख ले वीडियो में। उस बच्चे ने वीडियो लेक्चर को देखने के बाद कहा सर मुझे अपने वीडियोस ही दे दो, मुझे अब फेस टू फेस में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं पॉइंट क्या समझाना चाहता हूँ कि वीडियो क्लासेस की कुछ, हम हमेशा डिसएडवांटेज की अगर बात करते हैं तो हमेशा इसकी मेजर एडवांटेजेस को कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। इसकी एक बड़ी वैल्यू है इस सेंस में कि आपका टाइम सेव होता है। नंबर वन, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, जब मर्जी आप चाहें इसको चला सकते हैं, अपने समय अनुसार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आपके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर नहीं है, अनलिमिटेड व्यूज़ हैं, जब तक आप देखना चाहें इसको देख सकते हैं। तो ये फैसिलिटी फेस टू फेस में नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स की एक मेजर एडवांटेज है, बशर्ते वो कोर्स लेटेस्ट हो। इसमें भी कोई डाउट नहीं, बहुत से लोग ट्रेड में ऐसे भी हैं जो आउटडेटेड कोर्स मार्केट में रिलीज़ कर देते हैं और कई बारी फिर उसके कुछ प्रॉब्लम या समस्याएं भी आती हैं। ऑनलाइन कोर्सेज के अलावा जब बातचीत चली पड़ी है, लास्ट में कई बार बच्चे हमसे ये भी क्वेश्चन करते हैं सर स्टडी मटेरियल के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो बेटे मेरा ख्याल तो बड़ा ही खूबसूरत है। स्टडी मटेरियल, जब मैंने स्टडी मटेरियल लिखा तो मैं फिलहाल इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल की बात नहीं कर रहा। स्टडी मटेरियल जो हम आपको सप्लाई करेंगे, आपने उस स्टडी मटेरियल को बहुत गहराई से, इन डेप्थ तरीके से, इंसाइटफुल तरीके से पढ़ना है, नंबर वन। और बस हम एक ही चीज़ आपसे कहेंगे, उसके अलावा आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप इंस्टीट्यूट के द्वारा इश्यूड आरटीपीज को करें। इंस्टीट्यूट की जो आरटीपी होती हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, एटलीस्ट 3 रिवीजन टेस्ट पेपर्स को आप जरूर करें। इज इट क्लियर टू यू? मैंने कहा हमारे स्टडी मटेरियल को करने के बाद आपका फर्ज सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो इंस्टीट्यूट आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर्स इशू करता है, जो कि एग्जामिनेशन के 1.5 महीने या 2 महीने पहले रिलीज़ होते हैं, तो वो वेबसाइट पर इंस्टीट्यूट के अवेलेबल होते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर करके उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। बस इतना एफर्ट आपने लेना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपको किसी और मटेरियल, किसी और बुक, कहीं भी और हंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी इन शब्दों पर पूरी तरीके से एतबार कर सकते हैं। करेक्ट? इस बात का हमेशा ध्यान रखें, हमें आपके सक्सेस की उतनी ही चिंता है जितनी आपको है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा अस्तित्व, जो कि मैं शुरू में मान चुका हूँ, वो आपकी सफलता पर निर्भर करता है। और मुझे इस बात का, कम से कम मुझे इस बात का पूरा एहसास है। तो आपसे मेरे को शुरुआत में या पहले इंट्रोडक्टरी सेशन में कुछ ये बातें करनी लाजमी होती है। और शुरू में मैंने आपसे कहा भी था
कि ये हिंदी माध्यम का कोर्स है, इसका मतलब ज़्यादातर बातें आपके और मेरे दरमियान जो होंगी वो हिंदी मीडियम में होंगी। और मैंने कहा था अगर कुछ बच्चे जो कि ख़ास तौर से जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाके के बच्चे हैं और या फिर जो साउथ रीजन के बच्चे हैं, अगर उनको भाषा का कोई असुविधा है तो वो प्योरली इंग्लिश में हमारा एक पैरेलल कोर्स है इसी साइट पर, तो आप उस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे हम अपनी तरफ से हमेशा यही कोशिश रखते हैं कि भाषा किसी भी तरीके का व्यवधान पैदा ना करे, लेकिन फिर भी ये कहना हमारे लिए आसान है, लेकिन हमें मालूम है कि कोई साउथ में रहता है और नॉर्थ ईस्ट में रहता है तो उसके लिए वाकई में फिर ये वाली भाषा प्रॉब्लमेटिक हो भी सकती है। तो आप इंग्लिश वर्जन के कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी साइट पर अवेलेबल है। तो इस उम्मीद के साथ कि इस इंट्रोडक्टरी सेशन से आपको कुछ हमारे विषय में जानने में सफलता हासिल हुई होगी, आपके मन के अंदर उछलते हुए प्रश्नों ने अब कुछ शीतलता हासिल करी होगी और आपका कुछ झुकाव हमारी तरफ बढ़ा होगा। तो इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप और हम इस सफ़र के साथ ही कम से कम अगले 3-4 महीने तक रहेंगे, मैं इस पर्टिकुलर सेशन को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम शुरुआत करेंगे बाय बैक ऑफ शेयर से, करेक्ट, और इसी ऑर्डर में हमारी जो स्टडी का पैटर्न रहेगा, मेथोडोलॉजी रहेगी, वो इसी पैटर्न में रहेगी। तो इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट सेशन में आपकी और हमारी मुलाकात होगी, तो अब मेरे को आपसे यहाँ से विदा लेना होगा और यहाँ शाम के इस वक्त 7:45 हो रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो इट्स अ लवली गुड नाइट फ्रॉम हेयर इन दिल्ली एंड हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड नाइट। Hello, it's a very lovely good evening from here in Delhi, and hope that each one of you are absolutely fine, cheerful, hale and hearty. That's what we always pray for. You can believe in this regard on us. तो बेटा आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है और मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आप और हम आज एक दूसरे से मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर कोर्स की वजह से, CMA इंटर कंपनी अकाउंट्स। ऑफ कोर्स ये हिंदी मीडियम में है। हिंदी मीडियम का मतलब है कि इस कोर्स के संबंध में जितनी भी बातचीत आपके और हमारे दरमियान होगी वो अधिकतर हिंदी में होगी। अगर आप में से कुछ लोग प्योरली इंग्लिश वर्जन का हमारा कोर्स ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी साइट पर अवेलेबल है। जो लोग इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं वो उस कोर्स को ले सकते हैं। एनीवे, तो बात चल रही थी और मैंने शुरुआत कुछ यूँ करी थी कि आपका और हमारा जो सफ़र है कंपनी अकाउंट्स का आज प्रारंभ होगा, आज उसकी शुरुआत होगी और अगले 2-3 महीने तक आपका और हमारा साथ जो है वो बदस्तूर जारी रहेगा। इस सफ़र का, इस यात्रा का, इस एसोसिएशन का आज हम आगाज़ करेंगे और मैं सिंसियरली होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये सफ़र जब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँचे तो आपको और हमें एक सुखद अनुभूति का एहसास होना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि आपने जो ये निर्णय लिया इस सफ़र में हमारे साथ को निभाने का, वो आपकी अपेक्षाओं पर बिल्कुल खरा उतरा। और इस संबंध में मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वी शैल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन कमिंग अप टू योर सेटिस्फैक्शन। बहुत अच्छा लगता है कि जब हम आपसे इंटरेक्ट होते हैं, द फीलिंग इज़ एब्सोल्युटली वेगाबाउंड, वंडरफुल एंड इट्स अ सूदिंग वन। बहुत अच्छा लगता है कि सिटिंग डाउन हियर इन दिल्ली यू आर एबल टू रीच आउट टू एवरी स्टूडेंट रिसाइडिंग इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। आई एम रियली थैंकफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट to the technology, to our team, our staff who have taken actually lots of pains in bringing you the best of the video lectures right down to your home. तो इसलिए खुशी का ये मैंने कहा आलम और इसलिए बढ़ जाता है कि इवन दूर दराज में बैठे हुए स्टूडेंट से भी हम यहाँ बैठे बैठे इंटरेक्ट कर पाते हैं, करेक्ट। अब कंपनी अकाउंट्स के इस कोर्स को हम स्टार्ट करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है
और जब कोई इंट्रोडक्टरी सेशन होता है तो जनरली उसमें बेटे हम आपसे कुछ नॉर्मल जनरल बातों पे बातचीत करते हैं। मसलन जैसे कि आपके कोर्स का कंटेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी, क्या हमारी मेथोडोलॉजी रहेगी। फिर आपके मन में कुछ सवाल होते हैं। 20-22 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और एक अच्छे टीचर की निशानी ये भी होती है कि बच्चों के अंदर उठते हुए प्रश्नों का उसको पूरी तरीके से एहसास हो। मैं जानता हूँ ख़ास तौर से जब बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ जाते हैं तो उनके मन में, उनके जहन में कुछ सवाल होते हैं जिनके उत्तर को तलाशने की और तराशने की उनकी उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है। आपके उन तमाम सवालों का जवाब भी इसी सेशन में दिया जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने कहा पहले तो हम आपके कोर्स के कंटेंट की चर्चा करेंगे, फिर क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या मेथोडोलॉजी रहेगी, हम उसकी चर्चा करेंगे, क्या मटेरियल हमने पढ़ना है, क्या मटेरियल हमने नहीं पढ़ना है, उसके बारे में भी कुछ चर्चा होगी। और फाइनली फिर मैंने कहा आपके अंदर उठते हुए कुछ सवाल, कुछ हिचक, कुछ झिझक जो होती है, हम उनका भी उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब कहा जाता है कि शुरुआत हमेशा वहाँ से होनी चाहिए जहाँ से शुरुआत होती है। तो आइए इस सफ़र की फिर हम अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि कंपनी अकाउंट्स, याद रखें कि जो आपका सब्जेक्ट है वो है कंपनी अकाउंट एंड ऑडिट, लेकिन ये जो कोर्स है सिर्फ कंपनी अकाउंट्स का है। इज़ इट क्लियर टू यू? ये हम शुरुआत में बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं। तो कंपनी अकाउंट्स इजी टॉपिक है, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल चैप्टर्स नहीं हैं। लेकिन एक बात मैं हमेशा बच्चों को शुरुआत में कहता हूँ और 20-22 साल के एक्सपीरियंस में इस ट्रेड में जो मुझे हो चुका है, तो मैंने अक्सर देखा है कि ख़ास तौर से सीएमए के स्टूडेंट कई बारी बहुत लाइटली ले लेते हैं या उनके दिमाग में ये बात बिठा दी जाती है कि कोर्स बहुत लाइटली है, बहुत लाइट है। याद ये रखें कि आप प्रोफेशनल लेवल का कोर्स कर रहे हैं और प्रोफेशनल लेवल का जब आप कोर्स करते हैं तो इंग्लिश में कहावत है, यू शुड नॉट लीव नथिंग टू चांस। कोई भी चीज़ को आप लाइटली ना लें, हर चैप्टर को इक्वल फोकस से, इक्वल अटेंशन से पढ़ें, समानांतर तरीके से पढ़ें। आपके दिमाग में ये चीज़ें कभी नहीं आनी चाहिए कि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, ये अनइम्पॉर्टेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये फॉर्मिडेबल है और ये वीक चैप्टर है। नो, हर चैप्टर को अंतिम सीमा तक पढ़ना होगा, हर चैप्टर को गहराई से पढ़ना होगा, डेप्थ से पढ़ना होगा। आपको सिर्फ ये सोच करके नहीं पढ़ना है कि हमने इस लेवल को क्रॉस करना है, आपको ये सोच करके भी पढ़ना है कि जब आप इस प्रोफेशनल लेवल के कोर्स की अंतिम सीमा तक पहुंच जाओगे और जब उस फ्रंटियर को भी आप क्रॉस कर लोगे और कल जब आप इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे तो यू शुड बी इन ए पोजिशन टू डिलीवर एंड हैंडल एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन विच मे बी टॉस्ड। तो बस मैं इतना ही कहूँगा और लास्ट में एक मेरे को 2 मिनट की अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक बात हमेशा ये भी कहता हूँ जनरली अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में, हमेशा कोई भी जब आप काम करते हैं और ख़ास तौर से जिसमें कि मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो उसमें कई बार ऐसा वक्त आता है, ऐसा फेज़ आता है जब कई बारी बड़ी इरिटेशन भी होती है, कई बारी हम डिस्करेज भी हो जाते हैं, हमारा मोराल डाउन भी हो जाता है। तो हमेशा एक बात को याद रखें कि ये कोर्स आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बहुत लोगों की आप पर अपेक्षाएं टिकी हैं, आपके मम्मी की, आपके डैडी की, आपके भाई की, आपकी बहन की, आपके वेल विशर्स की, आपके क्लोज सर्कल्स की। तो ये मान के ना चलें कि ये सिर्फ हासिल करना आपका काम है या आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। आपने इन सब की अपेक्षाओं का ख्याल करना है। आज के इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में किसी भी मम्मी डैडी के लिए इतना पैसा खर्च करना एजुकेशन पे इतना आसान काम नहीं है, इस बात को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। तो मेरी सिर्फ आपसे यही गुजारिश है, इल्तिजा है कि इन चीज़ों का आप ज़रूर ख्याल करें, ईमानदारी से काम करें। जो भी व्यक्ति अपने आप से ईमानदार होते हुए किसी कार्य को करेगा, आप मुझसे लिखवा लें कि सफलता उसको ज़रूर हासिल होगी। ओनली थिंग इज़ दैट यू शुड बी लिटिल बिट ऑफ ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, दैट्स ऑल। लेकिन याद रखें कि अपने आप से ऑनेस्ट होना इतना आसान नहीं होता। तो मेरी इस बात को हमेशा याद रखना है कि आप ईमानदारी से अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि आपने प्रोफेशनल लेवल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं कहाँ तक उनको जस्टिफाई करा है। अगर आप ईमानदारी से कोर्स को करेंगे तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि कल सफलता आपके पास ना हो।
आइए अब ज़्यादा प्रीफेस में मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं अब डायरेक्टली पॉइंट पर आता हूं। सबसे पहले तो हम कंपनी अकाउंट्स के टॉपिक्स को देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें आप क्या क्या चीज़ें करेंगे। आइए मैं उसी पैटर्न में लिखने की कोशिश करूंगा जिस पैटर्न में हमने कोर्स को कवर भी करना है, ठीक है। आइए जी, कंपनी अकाउंट्स में जो टॉपिक्स हम आपके कवर करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक ऑफ शेयर्स, बाय बैक ऑफ शेयर्स, इस टॉपिक को हम सबसे पहले लेंगे। मैं चाहूंगा कि आप साथ साथ इसको लिख भी लें। बाय बैक ऑफ शेयर्स, जब कोई कंपनी अपने ही शेयर्स को मार्केट से खरीद लेती है तो तब क्या अकाउंटिंग पैटर्न होगा, बाय बैक कोई कंपनी क्यों करती है, बाय बैक करने से कंपनी को क्या फ़ायदा है, क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, क्या बाय बैक करने के पीछे कोई मजबूरी थी। इन सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे जब हम बाय बैक ऑफ शेयर्स के टॉपिक को लेंगे। बाय बैक ऑफ शेयर्स को करने के बाद हम करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि आप देखेंगे कि इन दोनों का अकाउंटिंग पैटर्न बिल्कुल सेम है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो जब कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस करती है तो तब क्या अकाउंटिंग होगी, किन किन चीज़ों का हमें ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि हम ब्लाइंडली एकदम से पैसा वापस नहीं करेंगे। हमें लॉ के कुछ प्रोविजंस का, कुछ धाराओं का ख्याल करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें इसके अकाउंटिंग पैटर्न के तहत हम देखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को करने के बाद फिर हम जो टॉपिक लेंगे आपके इस पर्टिकुलर लेवल पे, तो ध्यान ये रखना है, फिर हमने लेना है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, हमारी कोशिश ये रहेगी कि जिस पैटर्न में हम आपके कोर्स की कवरेज करेंगे उसी पैटर्न में हम इसको लिखें। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, इज इट क्लियर टू यू? लिख लिया सब लोगों ने? साथ साथ लिखते भी चले जाना है, करेक्ट। उसके बाद फिर हम लेंगे आपका टॉपिक बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंट और फॉर्मेडेबल टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है बैंकिंग कंपनी। मैंने बैंकिंग कंपनीज लिखा, इसका मतलब है अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनीज। तो बैंकिंग कंपनीज जिन पे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लागू होता है, तो उन एक्ट के तहत जो प्रोविजंस हैं एक बैंक को अपने फाइनल अकाउंट्स उसके हिसाब से बनाने पड़ते हैं। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रोविजंस क्या हैं, एक बैंक को किस तरीके से अपने अकाउंटिंग करनी पड़ती है, कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करनी पड़ती हैं, अकाउंट्स में क्या क्या रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस होती हैं बैंक की, उसके बारे में चर्चा इस पर्टिकुलर चैप्टर में करी जाएगी। बैंकिंग कंपनीज को करने के बाद फिर हम करेंगे इंश्योरेंस कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। तो एक इंश्योरेंस कंपनी जब अपनी अकाउंटिंग करेगी, जो कि IRDA, IRDA, जिसको हम इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, जितने भी इंश्योरेंस कंपनी हैं दे आर गवर्न्ड बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी गाइडलाइंस। तो इन गाइडलाइंस के तहत एक इंश्योरेंस कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स की रचना संरचना किस तरीके से करेगी, ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का थीम रहेगा। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। अब आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज वैसे तो अधिकतर 99.99% पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज की श्रेणी में आती है। पहले तो ये बिल्कुल कंप्लीटली गवर्नमेंट का डोमेन था, यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट ही थी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की हकदार थी। लेकिन
पिछले कुछ टाइम से प्राइवेट प्लेयर्स को भी इस डोमेन में आने की इजाज़त दे दी गई है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज अपनी अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की क्या क्या धाराएं हैं जिनका उनको ख्याल करना पड़ेगा, कितना वो कंज्यूमर से चार्ज कर सकती हैं, कितना वो कंज्यूमर से चार्ज नहीं कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के क्या दायित्व हैं, इन चीज़ों का ख्याल हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के टॉपिक को देखने के बाद फिर हम लेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ये टॉपिक इससे पहले भी आपने कई बार करा हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। अच्छी बात ये है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इस लेवल पे उतना इजी नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इस लेवल पे हमें ज़्यादा गहराई से इसको पढ़ना होगा। सब लोगों को मालूम है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट लेवल 1 एंटरप्राइजेस के लिए बनाना जरूरी होता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये बात ना भी मालूम हो, तो केवल और केवल जो लेवल 1 एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है, नंबर 1। नंबर 2, जाहिर है कि लेवल 1 एंटरप्राइजेस क्या होती हैं आप ये जानने के लिए बेताब हैं, लेकिन मैंने कहा इन क्वेश्चन का जवाब आपको तब मिलेगा जब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर पे आएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट सब लोगों को मालूम है कैसे बनाई जाती है। अब इस लेवल पे हमने और ज़्यादा गहराई से देखना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते समय एंटरप्राइजेस को किन किन ट्रांजैक्शन का, किन किन बातों का ख्याल करना होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। एक कंपनी जब अपने कैश के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस में जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू दिखाती तो है, लेकिन उसको दिखाने के पीछे लक्ष्य क्या है, और जो लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं उससे किस तरीके से उनको कुछ इंफॉर्मेशंस हासिल होती हैं, इन बातों का जवाब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखने की कोशिश करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखने के बाद फिर हमने जो टॉपिक लेना है वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, preparation of financial statements, financial statement, of course as per schedule 3, as per schedule 3। तो शेड्यूल 3 यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 जो कि एप्लीकेबल है कंपनीज पर, कॉरपोरेट बॉडीज पर, नॉन कॉरपोरेट बॉडीज़ पर नहीं, सिर्फ कंपनीज़ पर। तो अब जितनी भी कंपनीज़ हैं या कॉरपोरेट बॉडीज़ की जो एंटिटीज़ हैं जिनको कि हम कंपनी बोलते हैं, तो वो जब अपने फाइनल अकाउंट्स को बनाएंगी तो अब उनको अपने फाइनल अकाउंट्स को बनाना होगा कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के मुताबिक, जिसमें कि कुछ फॉर्मेट्स गिवन हैं। तो अब हम ट्रेडिशनल तरीके से फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाएंगे जैसे कि आप लोग बनाते थे टी शेप में, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट या पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप देखेंगे कि अब एक एंटिटी बनाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके अलावा फिर हम देखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी नए फॉर्मेट्स के तहत। नए फॉर्मेट्स को हम डीपली पढ़ेंगे क्योंकि ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखना है। कल जब आप एक ट्रू प्रोफेशनल बनेंगे तो आपको कुछ पता मालूम होना चाहिए कि नए फॉर्मेट्स में दी हुई बातों को आप प्रैक्टिकली किस तरीके से अप्लाई करेंगे। करेक्ट। तो आपके जो मेजर चैप्टर्स हैं वो तो मैंने लिखी थी, इज इट क्लियर टू यू और नॉट। उसके अलावा फिर हम आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट कवर करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बहुत से बच्चे अनफॉर्चुनेटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पार्ट को जितनी गहराई से पढ़ना चाहिए उतनी गहराई से पढ़ते नहीं हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लोग ग्रुप 2 में आ गए हैं और बहुत से बच्चे इस लेवल तक आते आते मैच्योर हो जाते हैं, और जो गलतियां उन्होंने ग्रुप 1 में करी होती हैं तो उनका एहसास भी उनको हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से कई लोगों को इस बात का एहसास रहा होगा कि ग्रुप 1 में आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अच्छी तरीके से क्यों नहीं पढ़ा, क्यों आपने उनको इग्नोर कर दिया, इज़न्ट इट। याद रखिए कि जब आप एक ट्रू प्रोफेशनल बन जाएंगे तो मार्केट में आपकी वैल्यू एक दूसरे प्रोफेशनल की अपेक्षा ज़्यादा कब होती है, जब आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज बहुत मुस्तकम, स्ट्रॉन्ग और हाई लेवल की होती है।
जितना ज़्यादा नॉलेज आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की होगी, उतना आप जो है दूसरे से अलग, मैंने कहा, प्रोफेशनल माने जाएंगे। इंग्लिश में कहावत है जिसको हम कहते हैं मैन आर डिफरेंट फ्रॉम बॉयज़। मैन आर डिफरेंट फ्रॉम बॉयज़ का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाइज आर entirely different from the ordinary ones. So if you want to be men rather than a boy, then you need to have a very deep, insightful, high qualitative knowledge and expertise in accounting standards. इसको आप बिल्कुल भी कतई कभी भी इग्नोर ना करें। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की चर्चा भी हम जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के टॉपिक पे लेंगे तो बड़ी गहराई से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। कई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके लेवल पर है, जैसे 11 है, 12 भी आपके लेवल पर है, 15 है, 16 है, फिर उसके बाद 17 है, 18 है और 19 है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके कोर्स का पार्ट है। तो कुछ स्टैंडर्ड आपने ग्रुप 1 में भी पढ़े थे, इजंट इट और नॉट? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आइए फिर कुछ आपके छोटे से टॉपिक से, आई के बाद जे, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में आप क्या क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अब अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में तो मैं यही पढ़ूंगा कि जब मेरी कंपनी कोई शेयर्स मार्केट में इश्यू करती है तो उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होगी, करेक्ट? ऑफ कोर्स इसके अंदर आप 4 फीचर भी पढ़ेंगे, इसके अंदर आप रीइश्यू ऑफ शेयर्स भी पढ़ेंगे, हालांकि ये इससे पहले के लेवल पे आपने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। बोनस इश्यू, राइट्स इश्यू, जब कोई कंपनी बोनस इशू करती है, पहले तो बोनस इशू का मतलब क्या है? हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को मालूम भी हो और कुछ लोगों को ना भी मालूम हो। बोनस इशू का मतलब है जब कोई कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर दे। मैं एक कंपनी हूँ और मैंने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अपनी कंपनी के शेयर्स फ्री में दे दिए, तो इसको बोनस शेयर्स हम कहते हैं। तो जाहिर है कि आपके और मेरे दिमाग में ये सवाल उठेगा कि इस कंपनी ने ऐसा क्यों करा? बोनस इशू के पीछे कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या था? कंपनी ने क्यों अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर्स दिए? बोनस इशू के पीछे कंपनी की कहीं कोई मजबूरी तो नहीं थी? तो जाहिर है कि इस तरह के सवालात हमारे जहन में उभरेंगे। तो इन सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे जब हम इस टॉपिक को करेंगे। इनफैक्ट बोनस इशू एंड राइट्स इशू टेक्निकली एक ही चैप्टर है। वैसे राइट्स इशू का कोई नया मीनिंग नहीं है। जब कोई कंपनी फ्रेश इश्यूज करती है तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उन शेयर्स को खरीदने का मौका पहले देती है। जब भी कोई कंपनी मार्केट में फ्रेश इशू करती है तो पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछती है कि क्या आप इन शेयर्स को खरीदना चाहेंगे। उसको हम राइट्स इशू कहते हैं। तो ये एक छोटा सा ही टॉपिक है, बल्कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। टेक्निकली ये दोनों इनफैक्ट ये तीनों टेक्निकली एक ही चैप्टर हैं, पर हमने इनको अलग अलग चैप्टर की फॉर्मेशंस में रखा है। तो बोनस इशू, राइट्स इशू, और मैंने कहा कि 4 फीचर ऑफ शेयर्स और री इशू ऑफ शेयर्स हम इसी के साथ पढ़ेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो जहाँ तक सवाल है आपके कोर्स के कंटेंट्स का, तो ये आपका कोर्स कंटेंट है। टेक्निकली अब 50 मार्क्स का आपका कंपनी अकाउंट्स का पेपर है। तो अगर आप इनको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करते हैं तो एक अच्छे परफॉर्मेंस का मैं आपको दावा पेश कर सकता हूँ। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब भी हम पहले इंट्रोडक्टरी सेशन को लेते हैं तो कुछ नॉर्मल बातचीत भी हमारी और आपके दरमियान होती है कोर्स कंटेंट के अलावा। दूसरी बातचीत ये है, बिकॉज आप लोग हमसे ऑनलाइन के थ्रू जुड़ रहे हैं, करेक्ट, या डीवीडी के माध्यम से आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखोगे, तो आपके दिमाग में ऑफ कोर्स कुछ सवाल उभरते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज को लेकर के बहुत से बच्चों के दिमाग में कुछ सवाल उभरते हैं। सबसे पहले तो ऑनलाइन कोर्सेज को लेकर के बच्चों के दिमाग में जो पहला प्रश्न उभरता है कि क्या ये कोर्स लेटेस्ट है, अपडेटेड है, रिवाइज्ड है, और
लेटेस्ट कोर्स कंटेंट को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहला सवाल तो आपके जहन में ये आता है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूँ, और वो ये कि मैं इस कोर्स की रिकॉर्डिंग 3 जनवरी 3 जनवरी 2018 को कर रहा हूँ। 3 जनवरी 2018 को आप डेट को अच्छी तरीके से नोट कर लें। इस डेट को 2 बार स्ट्रेस करने के पीछे मेरा रीज़न क्या है, मैं सिर्फ आपके दिमाग में पहले तो ये बात लाना चाहता हूँ कि ये एक एब्सोल्युटली लेटेस्ट, रिवाइज्ड, अपडेटेड, रिफ्रेश्ड स्टडी मटेरियल है। और कहते हैं कि कुछ बातों का पता इंसान की कहने के तरीके से और सलीके से भी लगाया जा सकता है। अभी आप पर निर्भर करता है कि आपको मेरी बातों पे कितना वजन नज़र आता है। अन्यथा हमारी तरफ से आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं जो कि मैं निश्चित रूप से कहूँगा, हालांकि ये कहना अब पता नहीं उचित है या नहीं, लेकिन कई बार किसी बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए कहना लाजमी हो जाता है। मैं बड़े प्राउडली और यहाँ तक कि थोड़ा बहुत एरोगेंट होकर के भी ये बात पता नहीं कहने का हकदार हूँ या नहीं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आज मैं ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सेलिंग फैकल्टी माना जाता हूँ, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है कि बच्चों से आपका समन्वय और बच्चों का आप पर ट्रस्ट लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है। कम से कम ये इस बात का कुछ एविडेंस देता है। तो आप इस बात पे, मेरी बात पे कम से कम इतना एतबार कर सकते हैं कि किसी भी मायने में ये कोर्स कहीं से भी आपको एक पल के लिए भी ये सोचने पर मजबूर नहीं करेगा कि आपने इस कोर्स को लेकर के किसी भी तरीके की कोई गलती करी है। ये बिल्कुल लेटेस्ट, कंफर्म्ड पैरामीटर्स को पूरा करता हुआ कोर्स है। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम हर 6 महीने में अपने कोर्स को कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर रिवाइज करें, भले ही उसमें कोई चेंज आया हो या ना आया हो। हम न्यू रिकॉर्डिंग, लेटेस्ट हाई इक्विपमेंट गैजेटरी पर रिकॉर्ड करने के बाद ही रिलीज करते हैं। तो आपके इस प्रश्न का, सवाल का उत्तर मेरे ख्याल से आपको मिल गया होगा, और मुझे उम्मीद होगी कि ये सवाल अब आपको तंग नहीं करेगा। दूसरा, बच्चों के दिमाग में एक सवाल आना वाजिब है, नेचुरल है, कि फेस टू फेस में तो टीचर से हम डायरेक्टली कोई क्वेरी होती है क्लियर कर लेते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज में हम अपनी क्वेरी को कैसे क्लियर करेंगे। बिल्कुल ठीक सवाल है, और ये आपका प्रेरोगेटिव है, आपका ये राइट है, आपका ये इख्तियार है इस सवाल को करने का। तो आपने मुझसे ये सवाल करा कि सर, अगर हमारी कोई क्वेरी होंगी, कोई हमारे डाउट्स होंगे, तो उसको हम कैसे क्लियर करेंगे। आपके इस क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मुझे कुछ बातें करना ज़रूरी है। पिछले 20-22 साल से मैं इस लाइन ऑफ इंडस्ट्री में हूँ। इसके हर उतरते और चढ़ते हुए रंग को मैंने देखा है, और उसका मैं हिस्सा हूँ, और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा, कह सकते हो कि कुछ मायनों तक लकी समझता हूँ। और मैं आप लोगों का बहुत एहसानमंद हूँ कि आप लोगों के स्नेह से, प्यार से, लॉयल्टी से, पेट्रोनेज से आपने मुझे एक बहुत अच्छे आयाम पर और मुकाम तक पहुँचाया है। और मैं अपने अस्तित्व के लिए आप सबको ही मैं आधार मानता हूँ, और मैं इस उम्मीद को भी ज़रूर हमेशा अपने साथ रखता हूँ कि आपका प्यार, स्नेह, पेट्रोनेज मुझे हमेशा मिलता रहेगा। अब ये बात मैंने क्यों कही? आपके इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। एक अच्छे टीचर की एक हमेशा कोशिश ये रहती है कि चाहे वो फेस टू फेस की क्लास ले या ऑनलाइन की क्लास ले, कि बच्चों के मन में कभी भी किसी भी तरीके का कोई डाउट ना आए। मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि बावजूद, जैसे कि मैंने कुछ लम्हा पहले कहा, बीइंग द लार्जेस्ट सेलिंग फैकल्टी एज फार एज ऑनलाइन कोर्सेज फॉर अकाउंट्स इज कंसर्न, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मेरे पास कोई क्वेरी आती है, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और दिल्ली में तो मैं बहुत फेस टू फेस क्लासेस भी लेता हूँ, और हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि फेस टू फेस में भी कोई क्वेरी ना आए। लेकिन इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि आपकी कोई क्वेरी नहीं आ सकती।
हालांकि हमारी कोशिशें जरूर ये रहती है कि हम कहीं से भी किसी भी चैप्टर में लैश मात्र भी आपको एक सोचने का मौका ही ना दें कि आपको कोई डाउट है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने अपने स्टडी मटेरियल को फुल्ली सॉल्व करके रखा है। ये सबसे लार्जेस्ट, वृहत, बिगेस्ट स्टडी मटेरियल है। हर चैप्टर में दूसरों की मात्रा में आप खुद देखेंगे, बल्कि ये खुद कहना हमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैंने कहा कभी कभी कुछ बातों को सब्सटेंशिएट करने के लिए, क्लियर करने के लिए कई बारी कुछ चीज़ें कहनी भी पड़ती हैं। आप देखेंगे कि हमारे हर स्टडी मटेरियल में कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मौजूद है। अगर कोई क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं करा और हमने उसको होमवर्क के लिए दिया है, हम जानते हैं कि बच्चे का ये क्वेश्चन में गलती से भी कहीं अगर डाउट आ गया तो क्या होगा, तो इसके लिए हमने कंप्लीट सॉल्यूशन उसको बना के दिया है। नंबर 1। नंबर 2, मैं मान लेता हूं कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आपका कोई डाउट भी है तो आप निश्चिंत रहें। जब आप कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो इमीडिएटली हमारे एकेडमिक पैनल हेड आपसे हर वीक में टच में रहेंगे। पहले तो नंबर 1। नंबर 2, आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते कुछ चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो इमीडिएटली आप ऑनलाइन पर, उसी पर आपको वहाँ सारी हिदायतें दी होंगी। एक मैसेज आपको टाइप करना होगा कि हमारी ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको टेलीफोनिकली आपको क्लियर करने की पहले तो कोशिश करते हैं, नहीं तो वाया मैसेज या वाया मैंने कहा मेल या थ्रू व्हाट्सएप। आजकल तो टेक्नोलॉजी अपने मुकाम पर है, बहुत फैसिलिटी है, तो कनेक्ट होने में वक्त कम लगता है। लेकिन कई बारी हमारी मसरूफियत इतनी होती है यहाँ पर फेस टू फेस क्लासेस में कि फिर भी हम आपसे 24 आवर्स का टाइम मैंने कहा सेफ्टी के लिए ले लेते हैं। इसका मतलब है हम 24 आवर्स में आपकी क्वेरी को विद इन 24 आवर्स में क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो पहले तो आप निश्चिंत रहें कि मेरा अपना कहीं ना कहीं ये दावा है कि आपकी क्वेरी आएगी नहीं, और फिर दूसरा दावा ऑफ कोर्स ये है कि क्वेरी आ भी गई तो उसके समाधान के लिए इनफ हमारे पास मेजर्स हैं। आप इस मामले में भी बिल्कुल निश्चिंत रहें। करेक्ट। हमें इस बात का, और क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि एक अच्छा टीचर आप तभी बन सकते हैं जब आप में कुछ ह्यूमन ट्रेट्स भी हों। आपको ये कहीं ना कहीं एहसास होना जरूरी है कि बच्चे ने आपके कोर्स के लिए पैसे दिए हैं। आपके पूरे प्रयास होने चाहिए कि आप बच्चे को इतना कुछ दें कि बच्चे को ये लगे कि उसने जितना दिया उससे अधिक पाया। अगर ऐसा करने में आप कहीं असफल हैं तो इसका मतलब आप में कुछ कमी है। आप मेरा इशारा समझ गए। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, और मैं शुरू में भी इस बात को कह चुका हूँ कि हमारे पूरे प्रयास रहेंगे कि कोर्स आपकी अपेक्षाओं पर बिल्कुल खरा उतरे। एक लम्हात के लिए भी आप में ये फीलिंग जागृत ना हो कि आपने इस कोर्स को लेकर के कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की कोई गलती कर दी। ये एहसास आप में कभी नहीं आएगा। ऑनलाइन कोर्सेस में मैंने कहा ये दो मेजर मंच होते हैं, आशंकाएं होती हैं, डर होते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है उन डरों को मिटाने की। तीसरी चीज, जहां ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में डर है तो मैं आपको एक चीज़ यहां जरूर क्लियर कर दूं। आप मेरा यकीन करें, पता नहीं आप करेंगे या नहीं करेंगे, दिल्ली में कुछ टाइम पहले फेस टू फेस क्लासेस में एक बच्चे की क्लास मिस हो गई। वो फेस टू फेस का स्टूडेंट था, तो हमने उसको कहा ठीक है आप हमारी रिकॉर्डेड वर्जन देख लें वीडियो में। उस बच्चे ने वीडियो लेक्चर को देखने के बाद कहा सर मुझे अपने वीडियोज़ ही दे दो, मुझे अब फेस टू फेस में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं पॉइंट क्या समझाना चाहता हूँ कि वीडियो क्लासेस की कुछ, हम हमेशा डिसएडवांटेज की अगर बात करते हैं तो हमेशा इसकी मेजर एडवांटेजेस को कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। इसकी एक बड़ी वैल्यू है इस सेंस में कि आपका टाइम सेव होता है। नंबर 1, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, जब मर्जी आप चाहें इसको चला सकते हैं, अपने समय अनुसार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आपके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर नहीं है, अनलिमिटेड व्यूज़ हैं, जब तक आप देखना चाहें इसको देख सकते हैं। तो ये फैसिलिटी फेस टू फेस में नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स की एक मेजर एडवांटेज है, बशर्ते वो कोर्स लेटेस्ट हो। इसमें भी कोई डाउट नहीं, बहुत से लोग ट्रेड में ऐसे भी हैं जो आउटडेटेड कोर्स मार्केट में रिलीज़ कर देते हैं और कई बारी फिर उसके कुछ प्रॉब्लम या समस्याएं भी आती हैं। ऑनलाइन कोर्सेज़ के अलावा जब बातचीत चली पड़ी है, लास्ट में कई बार बच्चे हमसे ये भी क्वेश्चन करते हैं सर स्टडी मटेरियल के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो बेटे मेरा ख्याल तो बड़ा ही खूबसूरत है।
स्टडी मटेरियल। जब मैंने स्टडी मटेरियल लिखा तो मैं फिलहाल इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल की बात नहीं कर रहा। स्टडी मटेरियल जो हम आपको सप्लाई करेंगे, आपने उस स्टडी मटेरियल को बहुत गहराई से, इन डेप्थ तरीके से, इंसाइटफुल तरीके से पढ़ना है, नंबर 1। और बस हम एक ही चीज़ आपसे कहेंगे, उसके अलावा आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप इंस्टीट्यूट के द्वारा इश्यूड आरटीपीज को करें। इंस्टीट्यूट की जो आरटीपी होती हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, एटलीस्ट 3 रिवीजन टेस्ट पेपर्स को आप जरूर करें। इज इट क्लियर टू यू? मैंने कहा हमारे स्टडी मटेरियल को करने के बाद आपका फर्ज सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो इंस्टीट्यूट आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर्स इशू करता है, जो कि एग्जामिनेशन के 1.5 महीने या 2 महीने पहले रिलीज़ होते हैं, तो वो वेबसाइट पर इंस्टीट्यूट के अवेलेबल होते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर करके उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। बस इतना एफर्ट आपने लेना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपको किसी और मटेरियल, किसी और बुक, कहीं भी और हंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी इन शब्दों पर पूरी तरीके से एतबार कर सकते हैं। करेक्ट? इस बात का हमेशा ध्यान रखें, हमें आपके सक्सेस की उतनी ही चिंता है जितनी आपको है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा अस्तित्व, जो कि मैं शुरू में मान चुका हूँ, वो आपकी सफलता पर निर्भर करता है। और मुझे इस बात का, कम से कम मुझे इस बात का पूरा एहसास है। तो आपसे मेरे को शुरुआत में या पहले इंट्रोडक्टरी सेशन में कुछ ये बातें करनी लाजमी होती है। और शुरू में मैंने आपसे कहा भी था कि ये हिंदी माध्यम का कोर्स है, इसका मतलब ज़्यादातर बातें आपके और मेरे दरमियान जो होंगी वो हिंदी मीडियम में होंगी। और मैंने कहा था अगर कुछ बच्चे जो कि ख़ास तौर से जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाके के बच्चे हैं और या फिर जो साउथ रीजन के बच्चे हैं, अगर उनको भाषा का कोई असुविधा है तो वो प्योरली इंग्लिश में हमारा एक पैरेलल कोर्स है इसी साइट पर, तो आप उस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे हम अपनी तरफ से हमेशा यही कोशिश रखते हैं कि भाषा किसी भी तरीके का व्यवधान पैदा ना करे। लेकिन फिर भी ये कहना हमारे लिए आसान है, लेकिन हमें मालूम है कि कोई साउथ में रहता है और नॉर्थ ईस्ट में रहता है तो उसके लिए वाकई में फिर ये वाली भाषा प्रॉब्लमेटिक हो भी सकती है। तो आप इंग्लिश वर्जन के कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी साइट पर अवेलेबल है। तो इस उम्मीद के साथ कि इस इंट्रोडक्टरी सेशन से आपको कुछ हमारे विषय में जानने में सफलता हासिल हुई होगी, आपके मन के अंदर उछलते हुए प्रश्नों ने अब कुछ शीतलता हासिल करी होगी और आपका कुछ झुकाव हमारी तरफ बढ़ा होगा। तो इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप और हम इस सफ़र के साथ ही कम से कम अगले 3-4 महीने तक रहेंगे, मैं इस पर्टिकुलर सेशन को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम शुरुआत करेंगे बाय बैक ऑफ शेयर से। करेक्ट? और इसी ऑर्डर में हमारी जो स्टडी का पैटर्न रहेगा, मेथोडोलॉजी रहेगी, वो इसी पैटर्न में रहेगी। तो इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट सेशन में आपकी और हमारी मुलाकात होगी। तो अब मेरे को आपसे यहाँ से विदा लेना होगा और यहाँ शाम के इस वक्त 7:45 हो रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो इट्स अ लवली गुड नाइट फ्रॉम हेयर इन दिल्ली एंड हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड नाइट।